वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हिंदी में कहें तो चल कुंडल धारा मापी। अब आपको लग रहा होगा इसका काम क्या है, ये क्या चीज है। अगर हेडिंग डालना है तो डाल देना चल कुंडल धारा मापी, या इंग्लिश में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या करता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। इसका काम क्या है, क्यों पढ़े भाई इसको। तो देखिए, इसका काम है किसी परिपथ में अगर धारा है, जरा सी भी है, थोड़ी सी भी, तो उसके होने को पता करता है। यानी सबसे पहली बात, ये एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति को ज्ञात कराता है और उसकी दिशा भी बता देता है। ध्यान रखना, जैसे परिपथ में अगर धारा शून्य है तो इसको बनाने के लिए हम घड़ी जैसा बनाते हैं, ऐसे तीर बना होता है ऐसे। अगर ये तीर शून्य पर है तो परिपथ में धारा 0, और अगर धारा बह रही है तो ये कहीं ना कहीं या तो इधर या इधर तीर घूम जाएगा, यानी धारा है। एक तरफ घूमे, जैसे क्लॉकवाइज घूमे तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज धारा बह रही है, उल्टा घूम जाए एंटी क्लॉकवाइज। यानी पहली लाइन जो हमें लिखनी चाहिए इसमें, तो सबसे पहले लिखो चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा यंत्र है। चल कुंडल धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति तथा दिशा को दर्शाता है। सबसे पहली लाइन ये नोट करिए, धारा की उपस्थिति तथा दिशा को दर्शाता है। देखिए, दूसरा बिंदु, इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट पर, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो लिखिए, यह माने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यह इस बात पर, इस सिद्धांत पर लिख दो बात की जगह। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखा जाता है, धारावाही कुंडली को रखा जाता है, तो वह विक्षेपित होती है, तो वह विक्षेपित होती है। अच्छा, विक्षेप निर्भर किस पर करता, ध्यान रखना, यह विक्षेप धारा के मान पर निर्भर करता है। यह विक्षेप धारा के मान पर निर्भर करता है। विक्षेप के लिए ध्यान रखना टाउ इस्तेमाल होता है। टाउ निर्भर करता है किस पर, करंट पर। अगर हम विक्षेप नाप लेंगे ये लाइन ना भी लिखो, बाद में लिखेंगे आखिरी में, चलो इतना नोट कर लो, अगला पॉइंट फिर बताते हैं। ये जो धारा मापी होता है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या चल कुंडल धारा मापी, ये दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं निलंबित कुंडल यानी हैंगिंग वाला, सस्पेंडेड, और एक बोलते हैं कीलकित यानी कि पाइवोटेड। अभी मैं सब मीनिंग समझाऊंगा। तो अगली लाइन में लिख लो, धारा मापी दो प्रकार का होता है। धारा मापी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला नंबर डाल दो, ध्यान रखना, निलंबित कुंडल।
निलंबित कुंडल धारा मापी, निलंबित कुंडल धारा मापी। इंग्लिश भी डाल देना इसकी, ये ज्यादा फेमस है। सस्पेंडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, ये फर्स्ट है। दूसरा डाल दो कीलकित, कीलकित कुंडल धारा मापी, कीलकित कुंडल धारा मापी। कीलकित माने इंग्लिश में अगर कहें तो बोलते हैं पाइवोटेड, क्या बोलते हैं? पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। मैं इनकी थोड़ा मीनिंग समझा देना चाहता हूं, ये शब्द थोड़ा सा कठिन शब्द आ गए तुम्हारे लिए। निलंबित माने कुंडली जो हमारी होगी ना, कॉइल, उसको स्प्रिंग से या किसी तार से टांगा जाएगा, टांगने को बोलते हैं निलंबित। क्या बोलते हैं? टांगने की दूसरी हिंदी निलंबित है। सस्पेंडेड माने टांगना, इसमें कॉइल टंगी होगी चुंबकीय क्षेत्र में। और जो पाइवोटेड है यानी कीलकित, कीलकित शब्द बना कील से, कील माने खूंटी, यहाँ एक खूंटी लगा करके कुंडली को उस पर विक्षेपित कराया जाता है। जो हमारे घरों में देखना स्टेबलाइजर होता है या मोटर स्टार्टर देखा होगा, उसमें घड़ी लगी होती, उसमें एक सुई ऐसे घूमती है जब वोल्टेज चलता है, तो ये यहाँ एक कीला गड़ा होता है, देखना कभी, उसी में ये घूमती है ऐसे ऐसे। यानी ये कौन सा वाला होता है? नीचे वाला कीलकित। ऊपर वाला प्रयोग करना कठिन होता है, बड़ा होता है, परेशान करता है, लेकिन बढ़िया माप देता है। वो प्रैक्टिकल में यूज होता है, लैब में इस्तेमाल करते हैं वैज्ञानिक लोग। और हम घरों में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कीलकित, यानी कील के ऊपर एक सुई घूमती है ऐसे, इसीलिए इसका नाम कीलकित। कील को ही, खूंटी को इंग्लिश में पाइवोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कब्जे नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, आपके मेन गेट में देखा तो धुरे लगे होते हैं, ऐसे खूंटियां लगी होती कि नहीं, और गेट खोलते तो उन्हीं खूंटियों पे घूमता है गेट। खूंटी को पाइवोट बोलते हैं, और उसी को कील भी कह सकते हो आप। तो कीलकित इसलिए नाम पड़ा, इसको नोट करो, फिर अगला स्टेप बताते हैं। देखो एक पॉइंट और बताते हैं, एक बात बताते हैं। दोनों प्रकार के जो धारा मापी हैं, इनकी थ्योरी, प्रिंसिपल, क्रियाविधि सब समान है, केवल रचना में अंतर है। किसमें? तो हम एक वाला, पहला वाला डिटेल में पढ़ाएंगे और दूसरे वाले की केवल रचना पढ़ाएंगे, क्योंकि बाद बाकी कहानी यही इस्तेमाल होगी। तो ये लाइन यहां पर लिखा दे रहा हूं, लिखिए दोनों प्रकार के धारा मापी का सिद्धांत, धारा मापी का सिद्धांत कॉमा क्रियाविधि आदि समान होती हैं, आदि समान होती हैं, केवल रचना में भेद है। केवल रचना, रचना तो समझते हो ना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण करने का तरीका, कंस्ट्रक्शन में भेद है, यानी रचना में भेद है। रचना में भेद या अंतर, कुछ भी लिख दो। भेद माने क्या होता है? अंतर, भेद है। अब इसमें सबसे पहला वाला हेडिंग डालेंगे, वही डिटेल में पहले पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल दो निलंबित कुंडल, निलंबित कुंडल धारा मापी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। निलंबित कुंडल धारा मापी यानी कि सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। चलो नोट कर लो इसको जरा, फिर हम इसको डिटेल में उठाते हैं। देखिए अब बात आती रचना, थोड़ा रचना समझ लीजिए आप पहले एक बार, फिर मैं लिखाता हूं। ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाया है, ये है सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर यानी कि निलंबित कुंडल धारा मापी। मतलब क्या, सुनिए, इसमें देखो दो T1 और T2, ये दो टर्मिनल्स हैं, सिरे हैं, जहां से तार धारा लेने वाला और धारा देने वाला जुड़ा है। यहां से धारा इनपुट होगी और इससे गुजरते गुजरते बची हुई धारा इधर से निकल जाएगी, तो इनको हम टर्मिनल कह देंगे। क्या कह देंगे? टर्मिनल। ये टर्मिनल 1 है, सिरा कह सकते हो, टर्मिनल माने सिरा होता है। ये टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 2 है। पहली बात तो ये समझ लो, ये रचना समझा रहा हूं। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, इसलिए T1 और T2 लिखा है। यहां से ये तार गया, यानी धारा इससे होकर गुजरी,
इसको बोलते हैं मरोड़ टोपी, इंग्लिश में कहते हैं टोरिशन हेड। मतलब जैसे ये तार है ऐसे ऐसे मरोड़ेगा, यहाँ मरोड़ होगा, ऐसे ट्विस्ट, ट्विस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऐसे मरोड़ उत्पन्न होगी। क्यों उत्पन्न होगी इसकी चर्चा आगे बात करेंगे। यहां पर ध्यान देना, ये मिरर लगा, ये क्या है, दर्पण है, गोल गोल। आपने देखा होगा महिलाओं की साड़ियों वाड़ियों में से कढ़ाई बनी होती गोल दर्पण से, वही तरह का दर्पण चिपका रहता है। नहीं देखा होगा, तमाम चमकदार एकदम चमचम साड़ी जो आती है। और ये जो तार यहाँ पर ध्यान देना, ये जिस तार से या पत्ती से इसको हैंग किया, ये इसको फास्फर ब्रॉन्ज का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? फास्फर ब्रॉन्ज। ये मिश्र धातु है, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, ये जिससे टांगा गया है। टांगने को सस्पेंडेड कहते हैं। देखो ये कॉइल टंगी है इस तार से कि नहीं, इस पत्ती से। ये फ्रेम है, फ्रेम में कुंडली बनी का है कि कॉपर के तार, यानी कॉपर माने जानते हो क्या होता है, तांबे की तार। कॉपर लिख दिया, आप तांबा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? तांबे का तार, ठीक है। तांबे के तार की ये कुंडली बनी है। इसके अंदर ये क्रोड है, ये सॉफ्ट आयरन का भी हो सकता है, नर्म लोहे का भी इस्तेमाल यहाँ हो सकता है। क्रोड अंदर भरा गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखो तार नीचे तक गया, ये स्प्रिंग जुड़ी है। स्प्रिंग का उद्देश्य बताऊंगा अभी, और स्प्रिंग से होकर के धारा यहां पहुंच जाएगी। ये दो चुंबकीय ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं उसको त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कैसा? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा इसी टॉपिक में आगे आएगी। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र इस्तेमाल होता है उसका नाम कैसा होता है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अभी बताऊंगा इस सब के बारे में, पहले रचना हो जाए। अब रचना में लिख रहा हूं, आप लोग डायग्राम बना करके रचना नोट करेंगे। तो लिखिए, इसमें दो सिरे T1 व T2 होते हैं जो धारा स्रोत से जुड़े होते हैं। जहां से धारा आती है उससे जुड़े होते हैं, जो धारा स्रोत से जुड़े होते हैं। पहला बात तो ये हो गई। अच्छा, रचना बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये रचना स्टार्ट हो गई है। दूसरी बात पे हम कहेंगे, इसमें एक मरोड़ टोपी होती है तथा एक मरोड़ टोपी, टोरिसन हेड इंग्लिश है शब्द। मरोड़ टोपी से फास्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु मिश्रण से बना है। मिश्र धातु की पत्ती की सहायता से कुंडली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लटकी होती है। सहायता से कुंडली चुंबकीय ध्रुवों, नाम लिख देना ब्रैकेट में, NS के मध्य निलंबित रहती है। निलंबित माने लटकी रहती है, निलंबित रहती है। यह कुंडली एल्यूमिनियम के फ्रेम पर, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखना है तुम्हें कि ये जो फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती है उसके ऊपर एक दर्पण चिपका रहता है। देखो ये दर्पण बनाया है, दर्पण को आप M लिख देना। तो लिख देना, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के ऊपर, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के ऊपर एक दर्पण M चिपका रहता है। अच्छा, ये बात हो गई। अब स्प्रिंग बता देते हैं। कुंडली के नीचे
कुंडली के नीचे स्प्रिंग एस लगी रहती है, स्प्रिंग एस लगी रहती है। देखो एक्चुअल में जब ये धारा बहती इस कुंडली में इसमें होकर के, तो ये ट्विस्ट होगी ऐसे, इस पे एक बल आघूर्ण काम करेगा, उसको घुमा ले जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। और ये जो स्प्रिंग लगी इसमें भी ऐंठन उत्पन्न होगी घूमने की वजह से, तो ये स्प्रिंग दोबारा इसको वापस ले आएगी ऐसे, फिर चुंबक के कारण ये घूम जाएगा, फिर स्प्रिंग वापस ले आएगी। नहीं, स्प्रिंग बार बार इसको सीधा करेगी और चुंबकीय आघूर्ण इसको बार बार टेढ़ा करेगा। इस वजह से कॉइल बार बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, ट्विस्ट करेगी, मरोड़ उत्पन्न होगी पूरे तार में। तो ये रचना आप पूरा नोट कर लीजिए और एक लाइन बस इसमें और लिख देना, वो हिस्सा इसमें दिखाया नहीं है, उसको बोलते हैं लैंप स्टैंड व्यवस्था। क्या बोलते हैं? इसके पूरे सिस्टम के आगे रखा होता है। जैसे ये मेरा स्टैंड रखा है यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला, तो मेरे वीडियो में कभी ये स्टैंड आ पाएगा बताओ? वैसे इस डायग्राम में वो स्टैंड और इसके ऊपर जैसे मोबाइल मैंने सेट किया हुआ है इस तरीके से, ऐसे एक स्केल लगा होता है और जो मिरर लगा है इस पे लैंप लगा होगा, लैंप से उस पे एक इमेज गिरेगी यानी प्रकाश गिरेगा और उस दर्पण से बैक होकर के प्रतिबिंब बनेगा। कभी देखा होगा धूप में शीशा लेके आप छाया में ऐसे बनाते होगे, कभी इमेज बनाते हो, धूप में अगर दर्पण ले लो और ऐसे करो तो छाया में धूप चली जाती कि नहीं चली जाती है? उस तरीके से इमेज पड़ती है इसके ऊपर, स्केल के ऊपर। और जब ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा तो दर्पण भी ट्विस्ट करेगा। देखो ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण देखो, जब ये पूरी कुंडली ऐसे करेगी तो दर्पण उधर खिसकेगा कि नहीं? तो उसकी जो छाया बन रही होगी स्केल पे वो भी शिफ्ट होगी और फिर ये घूम कर आएगा तो फिर दर्पण इधर आएगा। बार बार छाया स्केल के ऊपर डिस्टर्ब होती रहती, उसी को विक्षेप कहते हैं, वही नापा जाता है। लेकिन डायग्राम में वो हिस्सा दिखाया नहीं जाता है, बस लिख दे रहे हैं एक लाइन में, तो लिख लेना विक्षेप मापने के लिए, विक्षेप मापने के लिए लैंप स्केल स्टैंड, तीन चीजें होती हैं। स्टैंड लगा होता है, स्टैंड के ऊपर लैंप कसा होता है, उसी के पास में एक स्केल लगा होता है। लैंप स्केल स्टैंड व्यवस्था सामने रखी होती है, सामने रखी होती है। ये पूरी रचना हो गई है। अब क्रियाविधि सूत्र वगैरह हम लोग अगले स्टेप पे सीखेंगे। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए हम लोगों ने अभी इससे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन सीखा था, यानी चल कुंडल धारामापी का परिचय सीखा था। इसके बाद मैंने बताया दो प्रकार का है, एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी, एक होता है कीलकित। नाम लिखा चुका हूं दोनों, दोनों में रचना में भेद है खाली। तो रचना तो हो चुकी है, रचना के उपरांत अब क्रियाविधि पर बात करते हैं। कार्य विधि, क्रियाविधि, वर्किंग थ्योरी, कुछ डिस्कशन होगा। तो देखिए हम लोगों ने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था कि यदि कोई धारा लूप यानी धारावाही कुंडली कॉइल है और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। ये सूत्र हम पढ़ा चुके हैं। मैं सीधे यहां सूत्र इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा यदि कोई धारा लूप, यदि कोई धारा लूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण ये सूत्र हमने पीछे पढ़ाया है, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं। लगने वाला बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा, या इसी को हम पढ़ लेते थे बिना साइन थीटा, याद है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BINA बिना साइन थीटा। ये तो सूत्र तुम्हें याद ही हो गया है। थीटा माने होता है कोण, यहां हम थीटा को फाई भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? फाई। हमने बस इस कोण को क्या मान लिया है? फाई। क्या मान लिया है? फाई चिन्ह ले लिया बस।
एक तो बात ये हो गई, यहां पर सबका मतलब चाहो तो लिख सकते हो, जहां बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आई क्या है, धारा, एन क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल है कुंडली का। ये सब तो बातें हो गई। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर कोई धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में है तो इस पर बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण इसको घुमाने का प्रयास करता है, क्या करता है, ट्विस्ट कराने का। जैसे यहां देखो आप डायग्राम में, ये जो कुंडली एक कॉइल है, ये रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में। कहां रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र में। ये देखो कॉइल, ये जो कॉइल आपको दिख रही है, ये कॉइल यहां चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी है कि नहीं रखी, बताओ। और इस कॉइल में एक धारा बह रही है, क्या बह रही है भाई, धारा, करंट। पीछे एक आर्टिकल पढ़ा चुका हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अगर होता है तो उस पर बल युग्म लगने लगता है। इस चक्कर में ऐसे ही घूमेगी, ये कुंडली ऐसे घूम जाएगी, ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट मतलब ऐठन। साथ में स्प्रिंग भी लगी हुई है, भी ऐठ जाएगी, इसमें भी ऐठन उत्पन्न होगी। तो जब ये चुंबकीय बल के कारण ऐसे घूमेगी तो कुंडली, यानी ये आपकी स्प्रिंग लगी है, इस कुंडली को वापस लाके फिर से ऐसा कर देगी। यानी एक बार जो चुंबक का बल है वो इसको सीधा ऐसे पलटा देगा और स्प्रिंग वापस इसको फिर सीधा कर देगी। तो बार बार इस तरह ट्विस्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ। ऐसा होने पर ये जो दर्पण लगा, मिरर एम आपके चित्र में बना होगा, उस पे जो इमेज बन रही होगी प्रकाश की, वो भी विक्षेपित होती है। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए एकांक ऐठन के लिए, ध्यान रखना, मैं एक चीज मान रहा हूं, माना एकांक ऐठन के लिए, ऐठन माने ट्विस्ट होता है, क्या होता है, मरोड़ कह सकते हो। एकांक ऐठन के लिए बल युग्म C है। कितना है, मैंने एक मात्रक ले लिया, अपनी तरफ से सिंबल ले लिया, हमने क्या नाम दिया इसको, C बल युग्म है, एकांक ऐठन। यानी एक अंश अगर ये स्प्रिंग घूमती है तो C है, 2 अंश के लिए 2C, 3 अंश के लिए 3C। और मान लिए 5 अंश तक ऐठन हो गई, कितना घूम गया स्प्रिंग, 5 अंश। तो अब हम कहेंगे 5 अंश की मरोड़ के लिए, मरोड़ माने ट्विस्ट के लिए, मरोड़ के लिए बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर C5, समीकरण 2। देखिए ये स्प्रिंग के लिए निकाला मैंने C5, किसके लिए निकाला है, ये भी टाउ का मान है। और इससे पहले जो टाउ निकाला था ये कॉइल के लिए निकाला था, बिना साइन थीटा वाला। और कॉइल जितना ऐठन करके वापस ले जाती है उतना ही तो स्प्रिंग बैक करके आती है। यानी ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं, बताओ। समीकरण 1 में जो टाउ निकाला है और जो समीकरण 2 में टाउ निकाला, इन दोनों के मान कैसे होंगे, परस्पर बराबर होंगे। तो अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दे रहा हूं, देखो समीकरण 1 व 2 से, जरा ध्यान देना, इनको आपस में बराबर कर दो। तो यहां पर क्या लिखा है, BI NA sin फाई बराबर C5 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यहां से इस चीज को समझें आप लोग, इसका मान ये निकला है। यहां पर हम I का मान पहले निकालते हैं, I बराबर C बटे, देखो क्या क्या नीचे डिवाइड में जा रहा, देखो B N A और फाई यहां भी है और नीचे आ गया साइन फाई, क्या आ गया। अभी तो धारा का मान ये आया है, ये जो राशि है, ध्यान दीजिए भैया लोगों, ये पूरी तरह सब कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे, इनका मान बार बार नहीं बदला जाएगा। जैसे C मैंने माना एकांक ऐठन के लिए बल युग्म, B चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक लगाए उनका जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक बार आपने चुंबक यूज कर लिया वही काम करेगा।
फेरों की संख्या कुंडली में बार बार थोड़ा बदलोगे। क्षेत्रफल, ये सब क्या है? कांस्टेंट। इन्हें हम मान ले रहे हैं यहां पर, इस पूरे को एक नया नाम, माना C बराबर BNA इज इक्वल टू K। क्या कहेंगे इसको? K। एक फैक्टर कहलाएगा, अभी आगे उसका नाम लिखेंगे। तो जरा ध्यान देना, I बराबर K इंटू फाइव बटे साइन फाइव आया कि नहीं आया? बताओ। कुल मिला के जो धारा का मान I है वो समानुपाती हुआ किसके? फाइव बटे साइन फाइव के। अभी पूरी बात नहीं हो पा रही, सुनते जाना जरा बात को। यहां पर एक अब छोटा सा एक परिचय कराने वाला हूं। एक टॉपिक है जिसको कहते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? अलग से एक नंबर में कभी कभी परिभाषा आती है, पहले अब उसको बताएंगे, उसके बाद इस चीज को शुरू करेंगे। तो अब हम यहां पर डालते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। ये नई चीज है तुम्हारे लिए, समझना। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है? अब जरा इसको समझना। देखिए, एक ऐसा चुंबक की व्यवस्था बनाई जाए। ये चुंबक है, देखो ऐसे काट करके बना दिए हमने। चुंबकों को थोड़ा इस तरह काटा है, इसके बीच में कुंडली को रखा है, कोई कॉइल रखी है। देखो कॉइल अगर कभी देखा जाए, कॉइल का जो अक्ष होगा वो इसके साथ लंबवत महसूस करेगा कि नहीं? बताओ। परपेंडिकुलर महसूस हो रहा है कि नहीं? बताओ। वृत्त के लिए जो त्रिज्या होती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो हम लोग इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाएं जिसमें सदैव B और A के बीच, B माने चुंबकीय क्षेत्र, A माने क्षेत्रफल, के बीच हमेशा कोण कितना बने? 90 डिग्री। इसकी परिभाषा यही है। देखो हम कहेंगे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके लिए B तथा A, B माने चुंबकीय क्षेत्र, A माने क्षेत्रफल सदिश, B तथा A के मध्य कोण सदैव 90 अंश हो। कोण सदैव कितना हो? 90 डिग्री हो। यानी जो साइन फाई है, ध्यान देना, अब ऐसी स्थिति में तब साइन फाई का जो मान है वो साइन 90 हो गया, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो ये जो सूत्र भी निकाला था हमने, I प्रोपोर्शनल फाई अपान साइन फाई, यहां साइन फाई को साइन 90 करके 1 कर दो। तो अब देखिए I का सूत्र क्या बन रहा है? अतः I समानुपाती फाई बटे साइन 90 हुआ, और साइन 90 का मान 1। तो I समानुपाती फाई बचा कि नहीं बचा? बताओ। यहां से हमने एक चीज सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो मिरर या दर्पण में डिफ्लेक्शन हो रहा है, विक्षेप, वो सीधा धारा को बता रहा है या धारा सीधा विक्षेप पर निर्भर कर रही है? जितना ज्यादा विक्षेप होगा, जैसे आप देखो वोल्टमीटर वगैरह में जो सुई लगी होती है, जितना आगे बढ़ती है उतनी तो वोल्टेज, या हम लोग वो बताते हैं कि इतने एम्पियर की धारा है। तो जो धारा का मान है सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा है? देखो विक्षेप पर। किस पर? विक्षेप पर। ये फाई क्या है? विक्षेप कोण। तो हम कहेंगे अर्थात धारा I विक्षेप फाई पर निर्भर करती है। अतः फाई का मान ज्ञात करके धारा I का मान निकाला जा सकता है। धारा I का मान ज्ञात किया जा सकता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई। यहां तक नोट करो, फिर आगे का हिस्सा हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए हमने पीछे डिस्कशन में एक बात बताई थी कि जो डायग्राम आपके सामने बना था, ये तो सिर्फ उपकरण का एक हिस्सा है। इसके सामने एक और होता है, स्टैंड होता है,
एक स्टैंड के ऊपर एक स्केल लगा होता है, याद है? स्केल लगा होता है, साथ में एक लैंप लगा होता है। क्या लगा होता है? ये इसके सामने का हिस्सा, ये बनाना नहीं है डायग्राम में, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसका उपयोग होने वाला है। क्योंकि देखिए जो दर्पण लगा था अभी तुम्हारे सामने स्ट्रिप के ऊपर, जब इस वाले लैंप से प्रकाश दर्पण पे गिरता है तो दर्पण की छाया आपको स्केल पर मिलती है। यहां देखो, यहां पर ये मिरर की छाया मिलेगी आपको। अब यहां विक्षेप की स्थिति समझना जरा। जैसे यहां तुम्हारा मिरर लगा था, मेन दर्पण तुम्हारा ये है मान लो, और दर्पण की जो छाया है वो स्केल के ऊपर गिर रही। जरा मेरी बात को थोड़ा समझना है एक जगह। ये स्केल मैंने बना दिया, ये वाली स्केल है, ये दर्पण है जो आपकी स्ट्रिप पर चिपका है, डायग्राम में बनवाया था। और ये स्केल है जो सामने उसके रखा है। मैंने इसको डायग्राम समझाने के लिए ऐसा बना दिया है, मतलब यहां से दर्पण और ये स्केल है, ऐसे आमने सामने समझ लो। तो इसके यहां पर फोकस जा रहा है इसका, देखो जब धारा नहीं बह रही तो 0 पे है। इसके बाद ये जैसे ट्विस्ट करेगा, देखो यहां पर दर्पण लगा है तो ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा, तो इसकी छाया इस वाले स्केल पर, स्केल ऐसे बनी एक्चुअल में सामने सामने, लेकिन हम लोग मजबूरी ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे बनाया है। तो देखो जब दर्पण ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेगा तो प्रकाश यहां से यहां से यहां ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा बताओ? तो ये प्रकाश मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच घूमता है, एक इस बिंदु और एक इस बिंदु। देखो ध्यान देना, ये M1 मान लो स्थिति पहुंच गई और ये M2, यानी इस वाले दर्पण के जो प्रतिबिंब बन रहा है स्केल पर, वो इन दो बिंदुओं के बीच बार बार कंपन करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जब कॉइल ट्विस्ट हो गई उसमें जो दर्पण लगा होगा उसकी छाया भी सामने स्केल पर ट्विस्ट होगी। तो ये वाला एक कोण नापेंगे हम लोग, इसको फाई बोल देंगे। देखो विक्षेप कोण, एक और उधर विक्षेप हो रहा है, एक और इधर विक्षेप हो रहा है, टोटल कोण कितना हो गया? 2 फाई। आमने सामने की यानी दर्पण से स्केल की दूरी को कैपिटल डी कह दिया, और ये जो गैप है इसको 2 स्मॉल डी कह दीजिए। यहां से हम अगर चाहें तो tan 2 फाई का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? tan 2 फाई। देखो 2 फाई कोण है पूरा कि नहीं पूरा? और tan क्या होता है हमारा बताओ? लंब बटे आधार। होता कि नहीं होता बताओ? आधार की जगह d हो जाएगा, लंब की जगह ये 2d हो जाएगा। या सिंपल फाई भी निकाल सकते हैं, देखो इससे आधे से निकाल सकते थे हम लोग। हम 2 ना इस्तेमाल करें, हम केवल फाई से सॉल्व करते हैं। आधा हिस्सा ले लो तो ये इतना हिस्सा d कहलाएगा और ये कैपिटल D है, तो d बाई कैपिटल D बना कि नहीं बना बताओ? और छोटे कोण के लिए तुमने सुना होगा साइन को और tan को छोड़ दिया जाता है। छोटे कोण के लिए ये कितने लोग जानते हैं? छोटे कोण के लिए हम चाहें तो साइन थीटा जैसे हो छोटा कोण, तो उसको हम थीटा लिख पाते हैं, या tan थीटा को भी थीटा लिखा जाता है। ये कितने लोग जानते हैं ये वाली बात? अगर कोण छोटा हो, स्मॉल एंगल हो, तो साइन थीटा को हम थीटा सीधे लिख सकते हैं, tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा को 1 लिख सकते हैं। सुन लीजिए ऐसा कैसे होता है, फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे लेकिन हम बता दे रहे हैं तुम्हें। मैथमेटिक्स में कैलकुलस में एक चैप्टर है लिमिट और कंटिन्यूटी, सीमा और सतता। मैं आपको बता दूं साइन का विस्तार क्या होता है। थीटा माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपान फैक्टोरियल 5। जिन लोगों ने ये सुना है ठीक है, नहीं सुना तो आज सुन लो। ये साइन की सीरीज कही जाती, साइन की श्रेणी। कितने लोगों ने सुनी है? काफी लोगों ने सुनी है। कॉस की श्रेणी बताओ? 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपान फैक्टोरियल 4। ऐसे चलता है। ऐसे ही tan थीटा की भी सीरीज होती है, ठीक है? जैसे ही साइन की होती है ऐसे ही थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3, बस यहाँ फैक्टोरियल नहीं होते हैं, बस ऐसे। मैं बात करता हूं छोटे कोण के लिए। अगर कोण बहुत छोटा है, देखो यदि थीटा को हम छोटा कोण मान लें, छोटा माने 0.01 अंश मान लो, मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, 0.01 अंश है, अगर इसका यहां मान रखो, यहां मान रखो, यहां मान रखो, देखना जरा 0.01 अंश का क्यूब करो तो कितना आएगा? बता सकता कोई मुझे? 0.0000 बार तो 0 आएंगे, फिर 1 आएगा। ये कितना छोटा मान हो गया देखो। यानी छोटे कोण का क्यूब तो और छोटा है, बहुत छोटा है, उसे छोड़ा जा सकता कि नहीं बताओ? तो आगे की सब चीजें छूट जाती हैं, देखो बेकार होती, मतलब उनके मान कोई महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।
तो बचा क्या, थीटा ही तो बचा सीधा। छोटे कोणों के लिए साइन थीटा थीटा होता है और टेन थीटा भी थीटा होता है, और कॉस थीटा क्या हो जाता है 1। ये इस तरह से निकाला जाता है। फिलहाल हम बात यहां करें छोटे कोण के लिए का थीटा थीटा, यानी ये वाले सूत्र में अगर हम कहें तो सीधे कह सकते हैं फाई बराबर डी अपान डी, या सीधा सीधा फाई का मान डी पर निर्भर कर रहा है कि नहीं, फाई का मान देखो डी हटा दिए वाला, तो फाई का मान किस पर निर्भर कर रहा है, डी पर। और पीछे देखो फाई किस पर निर्भर कर रहा था, आई पर। देखो तो कुल मिला के आई निर्भर कर रहा है किस पर, डी पर। आई डिपेंड ऑन फाई, और फाई सीधा प्रोपोर्शनल हो गया डी। डी माने जो स्केल में विक्षेप दिखाई पड़ रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, तो जो प्रतिबिंब गिरता है ये दूरी नाप ली जाती है, ये डी है और डी डिपेंड कर रही फाई पर, फाई कर रहा है आई पे, तो जो डी है वही आई बन जाता है। इसलिए डी नाप करके स्केल पर हम धारा निकालते हैं। यहां से ये चीज समझाई, इसको और नोट करो उसी के आगे, फिर हम आगे का विस्तार बताते हैं। देखिए अब इसके उपरांत हम इसी टॉपिक को आगे और बढ़ाते हैं। इसमें आता धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है। सुग्राहिता को इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी वर्ड बना सेंस से। सेंस नॉनसेंस दो शब्द सुने होंगे आपने। लोग कभी कभी गाली में कह देते नॉनसेंस कहीं के, मतलब तुम फीलिंग को समझते नहीं हो। जो फीलिंग को ना समझे वो क्या है, नॉनसेंस। और जिसके अंदर सेंस है वो सेंसिटिव। अब देखो इसी क्लास में कुछ भाई लोग ऐसे हैं, उनको चाहे डंडा मारते रहो, हंसते खिलखिलाते जब बने रहें, क्योंकि उनमें सेंस नहीं है। और बहनें अगर हैं उनको कस के सही से डांट दो तो कौ टेसू आने लगे, क्योंकि वो सेंसिटिव हैं, उनके पास सेंस ज्यादा है। तो सेंस से मतलब हमारा यहाँ धारा मापी का, कि अगर किसी धारा मापी से अल्प धारा बहाने पर, थोड़ी सी भी धारा, और उसकी सुई में ज्यादा विक्षेप आ जाए तो सेंसिटिव हुआ कि नहीं। कम धारा देने पर भी ज्यादा विक्षेप दिखे तो सेंसिटिव, यानी थोड़ा कहने का ज्यादा असर पड़ जाए तो सेंसिटिव, और ज्यादा कहने का भी असर ना पड़े नॉनसेंस। खैर तो परिभाषा लिखें, यदि धारा मापी से अल्प धारा गुजरने पर अधिक विक्षेप प्राप्त हो तो वह धारा मापी सुग्राही कहलाएगा, सुग्राही होगा। अब सुनो, ये सुग्राहिता दो प्रकार की है। सुग्राहिता दो प्रकार की है, एक है धारा सुग्राहिता, एक है वोल्टेज सुग्राहिता। तो पहली बात हम पढ़ाने वाले हैं धारा सुग्राहिता। अब ये बात आती, धारा सुग्राहिता क्या है। धारा सुग्राहिता को इंग्लिश में कहेंगे करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। अब सुनिए, धारा सुग्राहिता को SI से प्रदर्शित करते हैं, और ये फाई तथा आई का अनुपात होती है। किसका अनुपात होती है, फाई माने विक्षेप कोण और आई माने बहने वाली धारा, इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगी, धारा सुग्राहिता। पहले परिभाषा लिखिए, बाद में सूत्र लिखना। तो हम कहेंगे एकांक धारा के लिए कुंडली में उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाती है। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं।
पहले परिभाषा है, फिर सूत्र लिखना है। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, SI से प्रदर्शित हो गया तो पहले देखो SI बराबर हो गया फाई अपान आई, या दूसरा सूत्र सुनिए, पीछे हम लोगों ने एक सूत्र निकाला था, आओ वापस देख लेते हैं क्या सूत्र था, जिसमें फाई और आई संबंधित थे एक दूसरे से। हरिओम, ये देखो, ये सूत्र मिला सबको? सबको मिला कि नहीं मिला? यहां पर ध्यान देना, साइन फाई कितना हो चुका है? 190। यहां से फाई बटे आई निकालो तो NBA ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ, और बटे में C, तो फाई अपान आई हो गया बैन अपान C। क्या हो गया? तो आइए SI यानी कि बैन अपान C बनाते हैं। SI बराबर BAN अपान C। ये जो सूत्र है ये कहलाएगा क्या? धारा सुग्राहिता। इसको नोट करो, फिर हम विभव सुग्राहिता की बात करते हैं। देखो, धारा सुग्राहिता के उपरांत हम बात करते हैं विभव सुग्राहिता की, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी। भाई, अगर धारा सुग्राहिता को हमने SI से प्रदर्शित किया था तो इसे काहे से प्रदर्शित करना चाहिए? SV से। और वहां फाई अपान आई था तो यहां क्या होना चाहिए? फाई अपान V। अब जरा गौर से देखना भाई साहब, सब लोग देखना, ये फाई अपान आई है ना, और ये फाई अपान V है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि V = IR होता है तो क्या तुम मुझे रोकोगे? मना कर दोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं ना। अच्छा, इसमें देखो फाई अपान आई छुपा है कि नहीं अपने आप? देखो, फाई अपान आई माने धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता कितनी है? देखो, बैन C कितनी है? BAN अपान C है, और एक R यहां पहले से पड़ा है तो CR हो गया नीचे। क्या हो गया? तो बैन हो गया CR। देखो, ये वोल्टेज सुग्राहिता कितनी है? बैन CR। CR को क्या कर दिया? बैन। हटा, नोट कर लो विभव सुग्राहिता।